स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एफिशिएंसीज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। तो जितनी भी एफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, जितनी भी एफिशिएंसी होती है, उन एफिशिएंसी को हम समझेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, उसके बाद पावर वगैरह जो है वो क्या होती है, तो सब चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं। इससे पहले मैंने सिर्फ आपको वर्क डन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाए हैं, अब जो है एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एयर कंप्रेशर, जो कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर के लिए स्पेशली है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पहले आता है आइसोथर्मल एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तीन तरीके से कंप्रेशन करते हैं। एक तो होता है आपका आइसोथर्मल, एक होता है आपका एडियाबैटिक, और एक होता है आपका पॉलीट्रोपिक। तीन तरीके से हम कंप्रेशन कर सकते हैं, मतलब तीनों ये प्रोसेस होती हैं जो हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, इसको हम कंप्रेशर एफिशिएंसी भी बोलते हैं। उसको आपको समझना है अच्छे से। इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क और पावर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द एयर आइसोथर्मली to the actual work required to compress the air for the same pressure ratio is known as the isothermal efficiency और compressor efficiency। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है ये। जैसे कि isothermal efficiency और compressor efficiency को हम NC से डिनोट करते हैं, isothermal work done upon indicated work done, या हम इसे बोल सकते हैं isothermal power upon इंडिकेटेड पावर। तो ये क्या होता है, इसको आपको समझना है। ये जो रेशो मैं बता रहा हूँ, ये एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वो क्या होता है, वो आपको समझना है। आइसोथर्मल वर्क क्या होता है, देखो, जब हम सक्शन करवाते हैं, सक्शन के बाद देन हम कंप्रेशन करते हैं, तो कंप्रेशन जैसे ही करते हैं तो उसमें एक आपको आइसोथर्मल वर्क आता है, जो कि आप थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो। W = एक इक्वेशन आती है 2.3 P1V1 log V2 अपॉन P2 अपॉन P1, और V2 अपॉन V1 भी हम लिखते हैं, वॉल्यूम के रेशो के फॉर्म में लिखते हैं, प्रेशर के वॉल्यूम और रेशो में लिखते हैं। ठीक है, और ये 2.3 जो है आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसको ऐड करते हैं इंडिविजुअली हम। ठीक है, इसका अलग से कॉन्सेप्ट है, तो वो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में हमको बता रखा है। तो ये आपका जो है आइसोथर्मल वर्क डन है, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन इंडिकेटेड वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन होगा वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन। जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होते हैं उसमें आप कंप्रेशन करते हो, वो होता है आपका क्या, इंडिकेटेड वर्क डन। वो डिफाइन करता है आपको इंडिकेटेड वर्क डन बाय द कंप्रेशन, जो कि क्या होता है, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला सॉल्व करवाया था, सिंगल स्टेज में भी बताया आपको, और उसके बाद 2 स्टेज के अंदर भी मैंने बताया, जो कि होता है n-1, जो कि पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, इंटू P1V1, फिर ब्रैकेट में P2 अपॉन P1। ये क्या है आपका डिस्चार्ज प्रेशर, और ये इनिशियल प्रेशर n-n अपॉन n-1। तो ये जो होता है आपका, ये होता है वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तीन प्रोसेस होती हैं, देखो, ये पॉलीट्रोपिक, ये होती है आपकी आइसोथर्मल, और ये होती है आपकी क्या, एडियाबैटिक। इसका कर्व ज़्यादा होता है, फिर इसका कर्व होता है, फिर इसका सबसे कम होता है, ये एंगल जो बनता है ना, इसको हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको जो NC है ये वही चीज़ होता है, आप समझ में आ गया होगा कि ये रेशो होता है। एक तो होता है आइसोथर्मल वर्क, ऊपर वाला जो होगा वो आइसोथर्मल वर्क, और नीचे वाला जो होगा आपका पॉलीट्रोपिक वर्क। उन दोनों के रेशियो को हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि हम आइसोथर्मल को ले रहे हैं ऊपर, जो कि है आपका एज अ आउटपुट। यहाँ पर ये वाली चीज़ ज़्यादा होती है, ये चीज़ कम होती है। एफिशिएंसी होती है क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये हो गया आपका क्या, कौन सी, आइसोथर्मल एफिशिएंसी, और ये हो गई पॉलीट्रोपिक। इन दोनों के रेशो को ही हम आइसोथर्मल एफिशिएंसी या कंप्रेशन एफिशिएंसी बोलते हैं, जिसको NC से डिनोट करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन है, वर्क डन के रिक्वायर्ड में हम निकालते हैं। अगर आपको पावर चाहिए तो पावर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता रखा है, P = क्या होता है, वर्क डन N/60, जो कि किलोवाट में निकलता है। N सिंगल स्टेज के लिए N1 ही रखेंगे अपन, मतलब N ही रहेगा, और 2 स्टेज के लिए 2N होते हैं यहाँ पे। और वर्क डन जो आप वर्क डन रखते जाओ, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पावर निकालना है, जैसे आइसोथर्मल पावर निकालना है तो आपको ये आइसोथर्मल का फॉर्मूला लिखना है, इंडिकेटेड पावर लगाना है तो इसमें इंडिकेटेड फार्मूला रखना है। तो इस टाइप से ये सॉल्यूशन करना है। बेसिक से हैं चीज़ें, बस फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। तो ये रेशो होता है आइसोथर्मल वर्क डन अपॉन इंडिकेटेड वर्क डन। इंडिकेटेड वर्क डन हमारा मेन वर्क डन होता है, क्योंकि पॉलीट्रोपिक जो आपकी प्रोसेस होती है, पॉलीट्रोपिक जो इक्वेशन होती है, जैसे PV की पावर गामा n = सू, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसी से सभी इक्वेशंस हमारी आती हैं, थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा है इसको। अब बात करेंगे और एफिशिएंसीज के बारे में, जैसे कि ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, इसको समझते हैं। तो ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी है ना, तो जैसे कि आइसोथर्मल में हम क्या लिखते हैं, PV की = कांस्टेंट। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल पावर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, समझना, इट इज़ द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल पावर टू द शाफ्ट पावर या ब्रेक पावर और मोटर और इंजन रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेशर।
तो ये आइसोथर्मल एफिशिएंसी कुछ नहीं होती, NO से डिनोट करते हैं आइसोथर्मल पावर अपॉन शाफ्ट पावर और ब्रेक पावर और मोटर पावर। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको जैसे कि शाफ्ट पावर या आइसोथर्मल पावर निकालना है तो P इक्वल टू W इंटू N अपॉन 60। तो यहाँ पर W की वैल्यू हम आइसोथर्मल जो आपने वर्क डन निकाला वो रख दोगे तो आइसोथर्मल जो है आपका पावर आ जाएगा। और शाफ्ट वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा आपको कि गिवन दे रखा होगा न्यूमेरिकल में किलो वाट या वाट में, या फिर शाफ्ट पावर आप कैसे निकाल सकते हो, ये इंडिकेटेड जो पावर है, इससे पहले मैंने आपको जो बताया था इंडिकेटेड जो पावर है ना आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से जो निकलता है अपॉन इसमें एफिशिएंसी दे रखी होगी आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी, उससे डिवाइड कर दोगे तो शाफ्ट पावर दिया जाएगा। या डायरेक्ट आपको गिवन दे रखा होगा और डायरेक्ट भी नहीं निकला होगा तो आपको ये फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हो ब्रेक पावर 2πN/T अपॉन 60। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में भी आप जो है ये जो ब्रेक पावर है वो निकाल सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें भी और समझ में आ जाएंगी आपको। सिर्फ मैं फॉर्मूलेज आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये ओवरऑल थर्मल या ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी होती है आइसोथर्मल पावर अपॉन शाफ्ट पावर और ब्रेक पावर और मोटर पावर, जो कि क्या करता है उसको ड्राइव करता है कंप्रेशर को, वो पावर कंप्रेसर को ड्राइव करने में जो पावर लगती है ना उसको हम बोलते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी। इट इज़ द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड पावर टू द शाफ्ट पावर और ब्रेक पावर और मोटर या इंजन रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो ये क्या हो जाएगा NM यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर अपॉन शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर तो आपका यही रहेगा, ये कॉमन रहेगा। इंडिकेटेड पावर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलीट्रोपिक के लिए जो वर्क डन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम P इक्वल टू WN अपॉन 60 रखेंगे तो ये पावर आ जाएगा आपका इंडिकेटेड पावर। यहाँ पर पॉलीट्रोपिक वर्क डन आपको रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना है। अभी इससे जस्ट पहले जो मैंने बताया था, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक पावर टू द ब्रेक पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। तो आइसेंट्रोपिक पावर ये क्या होगा, अब यहाँ पे जो है वर्क डन आइसेंट्रोपिक का रखना पड़ेगा आपको, है ना, किसमें P इक्वल टू WN अपॉन 60 आइसेंट्रोपिक पावर। तो आइसेंट्रोपिक पावर के लिए W की वैल्यू जो है वो पूरी अलग होगी, पॉलीट्रोपिक के लिए अलग होगा, आइसोथर्मल के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग पावर निकलता है ना, ये चीज़ याद रखना है। तो आइसेंट्रोपिक के रिस्पेक्ट में हम आइसेंट्रोपिक वर्क डन निकालेंगे और उसको इसमें रख देंगे, पावर निकल जाएगा आपका। तो ये रेशो वही होता है आइसेंट्रोपिक पावर अपॉन ब्रेक पावर शाफ्ट पावर, है ना। तो ब्रेक पावर शाफ्ट पावर क्या होता है, अगर आपको और स्पेशली पढ़ना है तो नेट पर जाके आप देख सकते हैं और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, स्पेशली उसके फॉर्मूले दिया हुआ है जो कि 2πN/T अपॉन 60 होता है। इसमें सभी वैल्यू मालूम है तो आप ये निकाल सकते हो और डायरेक्ट आपको गिवन भी होता है क्वेश्चन में कभी कभी। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर पर स्ट्रोक to the shift volume of the piston. The volumetric efficiency of a reciprocating air compressor is different when it is with or without clearance volume. जनरली ये डिपेंड करती है आपकी with and without clearance volume पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि clearance volume और without clearance volume के रिस्पेक्ट में हमने वर्क डन निकाला था, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वही चीज़ डिफाइन करती है, मतलब वॉल्यूम के रेशो को आप बोल सकते हो। तो इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर पर स्ट्रोक, कितना वॉल्यूम एयर डिलीवर कर रहा है पर स्ट्रोक में, टू द स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम का मैंने बताया था आपको कितना होता है, इसका फॉर्मूला पाई अपॉन डी स्क्वायर L होता है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट L लेंथ होता है। तो इसको जो है वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर पर स्ट्रोक, कितना वॉल्यूम एयर जो है वो डिलीवर कर रहा है पर स्ट्रोक में, वो रेशो अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम, इन दोनों के रेशो को हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो ये क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर पर स्ट्रोक मतलब कितना वॉल्यूम एयर डिलीवर कर रहा है पर स्ट्रोक में, है ना, मतलब एक सक्शन फिर कंप्रेशन और उसके बाद डिलीवर स्ट्रोक आता है तो कितना डिलीवर कर रहा है वो हम निकाल लेते हैं उसकी क्वांटिटी अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम आप निकाल सकते हो अगर आपको डायमीटर मालूम है, इसका पिस्टन का लेंथ मालूम है तो ये यू कैन फाइंड आउट स्विफ्ट वॉल्यूम। तो ये जनरली डिपेंड करता है आपके क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। क्लियरेंस वॉल्यूम भी मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर होता है टॉप डेड सेंटर पे और पिस्टन का जो बीच में जो गैप होता है ना उसको हम बोलते हैं। तो टोटल वॉल्यूम हमारा यही होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट आपको पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये आइसोथर्मल पावर अपॉन ये रेशो होता है या फिर इस टाइप से रेशो पूछ लेगा। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इन पे बेस्ड आपको कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही आप जैसे ये सब चीज़ें फाइंड कर पाओगे कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है,
तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में आपको बात करूँगा रोटरी एयर कंप्रेशर के बारे में। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेशर। जनरली हम रोटरी एयर कंप्रेसर का ही यूज़ करते हैं और उसके बाद हम डायनेमिक कंप्रेसर जो है उनके ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जो आपका सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में वर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं आजकल, और पुराने हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसी से आए हुए हैं। लेकिन अब आजकल जो है हम रोटरी और उसके बाद डायनेमिक कंप्रेसर जो है आपका उसके ऊपर आ गए हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, एक्सियल कंप्रेशर। तो होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन ऑप्शन है, उस पर जाके आप आई बटन दबा के मेरे और सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाके स्पेशली सभी के वीडियो लेक्चर आपको है मैं और डालता जा रहा हूँ, जिससे कि आप गेट IAS एंड PSC की तैयारी घर पर ही करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी मैं टॉपिक छोड़वा नहीं रहा हूँ, हर एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, अगर इस सब्जेक्ट की बात करूँ या और भी सब्जेक्ट की बात करूँ। तो होप आपने ये एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब आप करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, उसके बाद आपका जो है आप कर दोगे, है ना। उससे क्या है, हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है और अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि बेस्ड होगा रेसिप्रोकेटिंग, ये हो गया है आपका कंप्लीट रोटरी एयर कंप्रेसर के बारे में और उसके बेसिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने एक भी टॉपिक इसमें स्किप नहीं किया है, कंप्लीट आपको सब चीज़ें दी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।